Hello students, how are you? All well? Okay, let's go for the new topic is called decay. Decay का मतलब क्या होता है? तो decay का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का या तो किसी भी बात का धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होना, दैट्स कॉल्ड डीके. डीके मतलब उसमें से निकल जाना, रिड्यूस होना. अब ये बोले कि एनर्जी डीके हो रही है हमारी, दैट मीन्स कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी एनर्जी डीके होती है, दैट मीन्स हमारी एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होती रहती है. ओके, तो ये है डीके. डीके एग्जैक्टली होता क्यों है? तो डीके इसलिए होता है कि जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल बनने की कोशिश करता हो. व्हेन unstable nucleus becomes stable after emitting particles. आफ्टर एमिटिंग पार्टिकल्स. और पार्टिकल्स कौन से होंगे? तो पार्टिकल के हिसाब से यहां पे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप इट्स अल्फा डीके प्रोसेस. अल्फा डीके. इन अल्फा डीके के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ बाहर आते हैं, that's emit. Two protons and two neutrons together from unstable nucleus to become stable. अनस्टेबल न्यूक्लियस में से स्टेबल न्यूक्लियस बनने के लिए दैट्स एमिट टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स टुगेदर, एक साथ दोनों निकल जाएंगे. ओके, लेकिन यहां पे कुछ प्रोसेस होती है निकलने की, वो देखते हैं. Two proton, two neutron, it's like helium nucleus. It's He2 4. लिखते हैं कि टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन जो हम लिखेंगे इन सिंबॉलिक फॉर्म वो होगा He2 4. क्या होगा? He2 4 होगा. ओके, अगर बात करते हैं चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा इट इज 2e, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के कारण ही होगा, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. तो टोटल चार्ज होगा वो 2e होगा और वो होगा 3.2 10 - 19 कूलम. नाउ mass of alpha it's 4 mp. It is around 6.4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, -27 kg. 6.4 × 10 - 27 kg. 6.4 से थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज Here mass of proton is slightly lesser than mass of neutron, जो कि हमने दोनों का इक्वल लिया है, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा 6.4 से. अब बात करते हैं कि भाई प्रोसेस कैसे होती है. तो सपोज कोई X न्यूक्लियस है, वो होगा ZA, ठीक है. उसमें से कोई Y न्यूक्लियस बनेगा और साथ में He2 4 रिलीज होगा.
क्लियर? अब यहां पे इक्वेशन को बैलेंस करना है। केमिस्ट्री में आप लोग रेडॉक्स को बैलेंस करते हो, सेम थिंग यहां पे आपको बैलेंस करना है। तो यहां से बैलेंस करने के लिए इस 2 को इस ओर भेजो तो Z-2, तो नीचे होगा Z-2, हो गया? ये लिखो Z-2 प्लस 2, 2 कैंसल इज इक्वल टू Z, लेफ्ट साइड का Z। सेम थिंग A का A-4, A-4 प्लस 4 A हो जाएगा। ओके, तो आपको इक्वेशन में उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को बैलेंस करना है। तो यहां पे याद रखना, इन अल्फा डी के वन एटॉमिक नंबर decrease by 2 and atomic mass number decrease by 4। मतलब कि जहां पे Z था उसमें से सीधा Z-2 हो जाएगा नए न्यूक्लियस में, जहां पे A होगा वहां A-4 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यूरेनियम लेते हैं 92 238, अल्फा एमिशन होता है, तो इनमें से 2 कम हो जाएगा 90, इनमें से 4 कम हो जाएगा 234। एटॉमिक नंबर 90 किसका है? थोरियम का, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, प्लस Q। ओके, तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें हमें एक बात देखनी है, दैट्स फर्स्ट थिंग इज इफ Q इज ग्रेटर देन 0। अब Q काउंट कैसे होगा? तो Q काउंट करने के लिए X की एनर्जी माइनस Y की एनर्जी माइनस अल्फा की एनर्जी, तो Q इज इक्वल्स टू mx की एनर्जी, my की एनर्जी, m अल्फा की एनर्जी इंटू c²। ओके, इसका यह मतलब हुआ कि जो mx c² होगा इज ग्रेटर देन my प्लस m अल्फा c² होगा। ओके, तो Q इज ग्रेटर देन 0 के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आएगी कि Q इज लेस देन 0, Q इज लेस देन 0। अगर Q लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि mx c² इट्स लेस देन my प्लस m अल्फा c²। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास 2 रास्ते बनेंगे। एक तो ये जो एनर्जी का चर्चा है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें न्यूक्लियस खुद करता है, तो हमारे पास ये रहेगा वेट टू बिकम mx c² इज ग्रेटर देन my प्लस m अल्फा c², वेट टू बिकम ये। ठीक है, नहीं तो आप टाइम नहीं दे सकते, देन गिव एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स में से आप या तो एनर्जी दे दो ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और एनर्जी और अल्फा पार्टिकल निकल जाए। ठीक है, एक साथ एक ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा,
बनेंगे 100, 1000, लाख, करोड़, लेकिन एक न्यूक्लियस में से एक ही अल्फा पार्टिकल एक साथ निकलेगा, ये याद रखना। ओके, तो ये है पूरा अल्फा पार्टिकल। इसके बाद देखते हैं, सॉरी, अल्फा डीके, और इसके बाद देखते हैं बीटा डीके। ओके, उससे पहले आप ये लिख लो। चलो अब देखते हैं बीटा डीके। बीटा डीके बहुत ही इजी है, हाँ अल्फा से थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। बीटा डीके के अंदर न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से, क्या मजाक कर रहे हो सर, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। तो वही तो बात है ना कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन बनता है। इसीलिए न्यूक्लियस उसे रखता नहीं अपने पास, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रह सकते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक देगा। तो दैट्स कॉल्ड अ बीटा डीके। तो अभी आपने जो दूसरा वर्ड बोला पॉजिट्रॉन, वो क्या था? वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, उसके जैसा, उसके जितना ही मास है उसका, उसके जितना ही चार्ज होता है, लेकिन थोड़ा ऑपोजिट चार्ज होता है। ओके, तो बीटा डीके इज सेल्फ एमिशन of electron and positron from nucleus is called beta. Symbol is beta decay. Self emission of electron and positron from the nucleus is called beta decay. The word is positron. इसे ऐसा बोलते हैं कि positron is anti particle of electron. It is anti particle of electron. Why anti particle? Because mass and charges are same and polarity is reverse. Polarity is opposite or reverse. That's why it is known as positron. That's why it is known as positron, an anti-particle of electron. Okay? तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो इसमें ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, when number of neutrons increases, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब इंक्रीज हो जाते हैं, तब उसमें एक प्रोसेस होती है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बीटा, प्लस एक एंटी पार्टिकल होता है, इट्स कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। क्या है? तो एंटी न्यूट्रिनो इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, शायद उसका मास इलेक्ट्रॉन से भी कम है, इसीलिए वो किसी के भी साथ इंटरेक्ट किए बिना पास आउट हो सकता है। इवन अर्थ में से भी वो इंटरेक्ट किए बिना पास आउट हो सकता है। बाद में देखते हैं। ओके, सो बैलेंसली यहां पे न्यूट्रॉन इज अ 0, प्रोटॉन इज अ +1, इलेक्ट्रॉन इज अ -1, बोथ आर 0, +1 -1 0। तो ऐसे बनता है एक रिएक्शन। सेम थिंग अगर न्यूट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते, प्रोटॉन इंक्रीज, तो जो प्रोटॉन है उसमें से एक न्यूट्रॉन बनेगा, एक पॉजिट्रॉन बनेगा,
और एक न्यूट्रिनो बनेगा। देखो याद रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो जब ये टूटता है तो ये ज्यादा मास होता है, इसीलिए लिखता हूं यहां पे, ध्यान से देखना कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हायर देन प्रोटॉन, so this process is not possible। ओके तो ये दोनों प्रोसेस जो होगी वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। अब देखो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर फेंक देगा, उसे अंदर रखेगा नहीं, दैट्स वाई यहां पे बीटा एमिशन होगा। अब रियल प्रोसेस में जाते हैं, एलिमेंट की प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीटा माइनस, जिसे हम लोग -0.1 एमिशन कहते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, कोई एलिमेंट है Za, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है -0.1 और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो इज चार्जलेस। जो नया एलिमेंट बनेगा -1 को इस तरफ लाओ तो +1, सेट +1 ए। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज होगा, दैट मीन्स वो होगा Z2Z+1। ओके, Z2Z+1। प्रोसेस देखते हैं कि भाई कोई फॉस्फोरस है 1532, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो। तो जो 15 है वो 16 बनेगा, और 16 मतलब कि सल्फर, और ऊपर 32। तो यहां फॉस्फोरस का जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करके स्टेबल सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम थिंग दूसरा देखते हैं, बीटा प्लस एमिशन पॉजिट्रॉन, एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। ओके, तो XZA प्लस पॉजिट्रॉन मतलब कि +1 0 प्लस न्यूट्रिनो, इस तरफ आओ -1 Z-1 YA। तो जब पॉजिट्रॉन एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 1 होगा। एटॉमिक नंबर डिक्लाइन बाय 1, और Z से Z-1 होगा। ओके, अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, जिसमें हम लोग सोडियम लेंगे। सोडियम 1122, उसमें से एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा विथ न्यूट्रिनो, तो एक कम हो जाएगा 10, और 10 मतलब कि नियॉन 22। ओके, तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो कि A to A 32 to 32, A to A 22 to 22, that means there is no change in atomic mass।
there is no change in atomic mass or atomic mass number. एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज होगा नहीं। अब बात करते हैं न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो की। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। Neutrino and antineutrino are chargeless particle. Chargeless particles. Their masses are smaller than electron. Masses are negligible. Even smaller than electron, and as a result they cannot interact with any other particles. Cannot interact with any other particles. मतलब कि अगर मैं अर्थ में से उसे पास आउट करूं तो वो इजीली अर्थ में से पास होके चला जाएगा विदाउट एनी इंटरेक्शन। इतने स्मॉल होते हैं तो मतलब उनकी प्रेजेंस भी पता नहीं चलती है। ठीक है, तो ये है पूरा डिटेल में बीटा डीके। अब उसके बाद देखेंगे गैमा डीके। लिख लो। चलो लास्ट में देखते हैं गामा डीके। एग्जैक्टली ये गामा डीके है क्या? सर वो अल्फा पार्टिकल था, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गया, बीटा में से हमने इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया, अब बचा क्या? अब तो कुछ नहीं बचा। अब जो बचा है वो है एनर्जी। जब हम लोग अल्फा और बीटा पार्टिकल का एमिशन देखते हैं या तो एमिशन करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में होती है, दैट्स कॉल्ड गैमा फोटोन, एंड इसीलिए इस डीके को गैमा डीके कहते हैं। तो लिखते हैं यहां पे कि भाई गैमा रे या तो गैमा फोटोन emitted from nucleus is called गामा डीके, इसलिए उसे गैमा डीके कहते हैं। गैमा डीके के अंदर सिर्फ एनर्जी निकलती है, पार्टिकल नहीं। सो इन दिस नो पार्टिकल आर एमिटेड। अगर पार्टिकल एमिट नहीं हो रहा है तो देयर इज नो चेंज एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, उसके अंदर कोई चेंज होगा नहीं। इसका मतलब ये होगा कि अगर x है ZA, उसमें से x ZA ही रहेगा और एक गैमा फोटोन निकलेगा। तो ये फर्क क्या है? तो फर्क ये है
कि जब एक्स जेड होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसमें से वो ग्राउंड लेवल में आ जाता है, उसमें से वो ग्राउंड लेवल में आता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन अदरवाइज आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी के न्यूक्लियस release some energy to become स्टेबल बनने के लिए वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे कि अगर एक बात बताएं कि भाई कोई एलिमेंट है एक्स जेड, ओके, वो किसी एक्साइटेड स्टेट में है, उसका न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, और वो इस स्टेट में से यहां से सीधा यहां पे आता है, तो इसकी एनर्जी सपोज E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, और वो जब जंप करके यहां पे आएगा तो एक गैमा फोटोन रिलीज करेगा और उसके साथ कुछ एनर्जी डेल्टा E, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सपोज E1 माइनस E2 या तो E2 माइनस E1, जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, और यहां पे आते ही वो स्टेबल या तो ग्राउंड, स्टेबल स्टेट या तो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा एक्साइटेड में से। ओके, सिंपल। जैसे कि एटम, जब हमने 12th चैप्टर देखा था तो एटम के अंदर ऐसे एनर्जी लेवल्स थे। ओके, सो एनर्जी लेवल्स in atom is in order of electron volt. On other way, energy levels in nucleus is in order of मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। वो जो होगा वो मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट में होगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सपोज कोबाल्ट है 2760, उसमें से बीटा डीके, बीटा माइनस डीके का एमिशन होता है, तो 27 से सीधा 28 बनेगा क्योंकि बीटा माइनस है तो +1 होगा, और 28 मतलब कि निकल 60 में आएगा। दिस निकल इज इन एक्साइटेड स्टेट, उसका न्यूक्लियस जो है वो एक्साइट है, इसलिए वहां से हमें गैमा फोटॉन्स मिलेंगे। ये लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ठीक है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पे 1.17 MeV एनर्जी रिलीज होती है और यहां पे 1.33 MeV रिलीज होती है, और जब ये दोनों एनर्जी रिलीज होती है तब जाके निकल ही बनेगा। लेकिन ये जो निकल होगा वो स्टेबल निकल होगा। क्या होगा? स्टेबल निकल बनेगा। ओके, यहां पे ये जो एनर्जी है वो एक्सरे से ज्यादा है, एनर्जी ग्रेटर देन एक्सरे। एक्सरे, बट वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ is smaller than X-ray,
उसकी बाकी की डिटेल जो है वो हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर ली है। सो अभी और ज़्यादा डिस्कशन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो ये है गैमा डीके। इसके बाद थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, ठीक है, कि भाई प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है। जब एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं तो कैसे लोग पूछते हैं ये एमिशन वाले, ठीक है। पहले ये लिख लो, बाद में हम लोग वो देखते हैं। चलो, कोई x1 है, x है, उसमें से x1 बनता है, उसमें से x2 बनता है, फिर उसमें से x3 बनता है, फिर उसमें से कोई x4 बनता है एलिमेंट, ओके। अब यहां पे जो एमिशन है वो सपोज ये अल्फा है, ये बीटा प्लस है, ये बीटा प्लस है, ये अगेन अल्फा है। तो लास्ट वाले का एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो शुरू करते हैं पहले यहां से, इसका सपोज Z है, पहले वाले का। जब अल्फा एमिशन होता है तो 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है और बनता है Z-2, और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 तक डिक्रीज हो जाता है, A-4। उसके बाद बीटा एमिशन, बीटा एमिशन के अंदर एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। बीटा प्लस है तो माइनस होगा और बनेगा Z-3। सिमिलरली उसके बाद भी वापस बीटा प्लस है तो A-4, फिर से एक माइनस होगा Z-4। फिर अल्फा है तो अल्फा में Z-4 में 2 माइनस होगा तो Z-6, और जो A-4 है उसमें 4 और माइनस होंगे तो A-8। ओके, सपोज आपको जो दिया है मे बी कि भाई Z इक्वल्स टू आपको 80 दिया है और A इक्वल्स टू 190 दिया है सपोज, तो लास्ट वाले का क्या होगा? तो Z में से 6 माइनस कर दो तो 80 से लेके 6 माइनस तो 74, और 8 माइनस कर दो तो 190 में से 8 माइनस कर दो 182। तो अल्फा बीटा प्लस और अल्फा के बाद अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 80 190 सपोज होता तो 74 182 लास्ट एलिमेंट बनता मेरा। क्या बनता? 74 82 लास्ट एलिमेंट मेरा बनता। चलो एक और प्रोसेस देखते हैं ताकि और ज्यादा ख्याल आ जाए। x1 x2 x4 x5, ठीक है। चलो पहले बीटा माइनस, फिर अल्फा, फिर गैमा, फिर बीटा प्लस, फिर बीटा माइनस, तो लास्ट वाला क्या होगा? ओके, तो सपोज ये Z है, ठीक है। तो बीटा माइनस, जब बीटा होगा तो एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, और प्लस माइनस होगा तो यहां पे +1 आएगा। अब अल्फा होगा तो 4 माइनस हो जाएंगे, और नीचे Z+1 में से 2 माइनस होके Z-1 बनेगा। सिमिलर वापस से गैमा, तो गैमा में तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज रहेगा। ओके, फिर बीटा माइनस, तो यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस होगा, तो ये बनेगा Z-2, ए तो एज इट इज रहेगा। वापस से बीटा ही है तो ए तो एज इट इज रहेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा Z+1, तो ये होगा Z-1। तो आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो इन दोनों का सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि बीटा प्लस बीटा माइनस प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। बीटा प्लस क्या करेगा? एक माइनस करेगा, बीटा माइनस क्या करेगा? एक प्लस करेगा, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको खास याद रखना है कि प्रोसेस ऐसे जाती है।
कभी कभार ऐसा देते हैं और प्रोसेस करनी होती है। तो अगर लास्ट में बीटा प्लस बीटा माइनस हो तो यहीं पे अटक जाओ, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ अगर अल्फा दे दिया है तो शायद चेंज हो जाएगा सब कुछ, तो वहाँ पे आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, ये लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में अगर ये होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आगे वाला ही आपका आंसर होगा। ओके, तो ये है आपका पूरा डीके, अल्फा, बीटा और गामा। I hope you all enjoy this video. If you like this video, then please comment and like. Don't forget to share with your friends. Thank you for watching this video.